आइए, तो 1737 क्या है? हेलो, दे दो। 1737 1737 मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम दिल्ली आया और दिल्ली आकर उसने मुगलों को मराठा शक्ति का एहसास करवाया और उस समय के बाद भारत की राजनीति में मराठों की सक्रिय भूमिका का भी आरंभ हुआ। ठीक है। मोहम्मद शाह, देखिए, इसने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त करवाया, यानी कि औरंगजेब के बाद यह पहला शासक था जिसने जजिया कर को पूर्ण तौर पर बंद कर दिया था। जिस समय आपने देखा होगा कि अकबर ने एक बार जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद शाहजहां द्वारा थोड़े समय के लिए और बाद में औरंगजेब द्वारा जजिया कर की पुनः शुरुआत करवाई गई थी और मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब आते हैं 1748, मोहम्मद शाह के समय की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना 1748, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था और यह नादिर शाह का सेनापति हुआ करता था। तो 1748 में इसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन मच्छीवाड़ा, जिसे मानपुर भी कहा जाता है, और मच्छीवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह ने इसे पराजित कर दिया। लेकिन मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुगलों से पराजित। तो इसके समय की यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है। अब आते हैं, तो यह हुआ मोहम्मद शाह के समय की प्रमुख घटनाएं। अब आते हैं मोहम्मद शाह के बाद। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह नया शासक बना। कौन बना? अहमद शाह। और इसका समय कितना था? 1748 से 1754। 1748 से 1754 तक अहमद शाह मुगल शासक रहा। इसके समय में यद्यपि कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग गौर कीजिएगा। तो जो सबसे पहली बात है कि इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का 5 बार आक्रमण, यानी अहमद शाह अब्दाली जो था वो अहमद शाह के शासनकाल में भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि अहमद शाह अब्दाली ने सर्वाधिक आक्रमण किस मुगल शासक के समय किया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अहमद शाह के समय में। ठीक है। कहा जाता है कि इसके समय में प्रशासनिक कार्यों में राजमाता ऊधम बाई का काफी हस्तक्षेप था। राजमाता ऊधम बाई का प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप। ठीक है। एक और बात जो इतिहासकारों ने कहा है कि अहमद शाह को
सेना को वेतन देने के लिए अपने महल के बर्तन तक बेचने पड़े थे। अर्थात महलों में जो सोने चांदी के बर्तन थे, अहमद शाह को उन बर्तनों को बेचना पड़ा था ताकि सेना का वेतन दिया जा सके। इससे पता चलता है कि अहमद शाह के समय में मुगलों की आर्थिक स्थिति या प्रशासनिक व्यवस्था कितना लचर हो चुका था। ठीक है, सेना को वेतन देने के लिए महलों का बर्तन तक बेचना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। गौर कीजिएगा, अहमद शाह के बाद जो नया शासक बना उसका नाम था आलमगीर द्वितीय। समय है 1754 से 1759। ठीक है, आलमगीर द्वितीय देखिए, यह एकमात्र मुगल बादशाह जिसकी हत्या उसके वजीर इमादुल मुल्क के द्वारा की गई। मुगल शासक जिसकी हत्या वजीर इमादुल मुल्क द्वारा की गई। ठीक है, तो आलमगीर द्वितीय की हत्या उसके वजीर इमादुल मुल्क के द्वारा कर दी गई थी। अब आते हैं शाह आलम द्वितीय। गौर कीजिएगा, आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल शासक बना जो 1759 से 1806 तक शासक रहा। तो इसके विषय में कुछ जानकारी है जो आप लोग देखिए। तो सबसे पहली बात जो है कि इसका प्रारंभिक नाम था अली गौहर। प्रारंभिक नाम क्या था? अली गौहर। इसे अली गौहर के नाम से जाना जाता था। 1759 में जब यह शासक बना तो शाह आलम द्वितीय के नाम से शासन को संभाला। ठीक है, गौर कीजिएगा, राज्याभिषेक पटना। एकमात्र मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ये पटना जहां हम लोगों ये जो बिहार की वर्तमान राजधानी है पटना। ठीक है, 1759 में पटना में राज्याभिषेक होने के बावजूद यह दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाया, लेकिन 1772 में मराठों की सहायता से दिल्ली के तख्त पर बैठा। 1772 मराठा सरदार महादजी सिंधिया, मराठा सरदार महादजी सिंधिया के सहयोग से दिल्ली आया। समझ रहे हैं? महादजी सिंधिया के सहयोग से यह दिल्ली आया।
1803, अर्थात इसी के शासनकाल में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा, यानी कि शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, इसके साथ एक चीज और गौर कीजिएगा, यह पहला मुगल शासक था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। ठीक है, प्रथम मुगल शासक जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, अंग्रेजों का पेंशनर, प्रथम मुगल शासक था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। अब आते हैं अगला, अकबर द्वितीय। 1806 से 1837। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय शासक बना जो 1806 से 1837 तक शासक रहा। अंग्रेजों के संरक्षण में, अंग्रेजी संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह, अर्थात अब अंग्रेज पूरी तरह से भारत में किंग मेकर की भूमिका में थे। ठीक है, अब आते हैं बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। अंतिम मुगल बादशाह, (1863) में रंगून में मृत्यु। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो है वो अंतिम मुगल शासक था। 1857 के विद्रोह में हिस्सा लेने के कारण अंग्रेजों ने इसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया, जहां 1863 में इसकी मृत्यु हो गई और 1857 के बाद भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गई, यानी भारत पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल कायम हुआ। तो ये था पोस्ट मुगल एरा, अर्थात औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए उनके विषय में प्रमुख जानकारी। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो है नवीन स्वतंत्र राज्य। जो अगला टॉपिक है वो है नवीन स्वतंत्र राज्य। कहने का मतलब कि मुगल शासन के पतन, औरंगजेब के पश्चात मुगल सत्ता के पतन की प्रक्रिया जब आरंभ हुई तो भारत के विभिन्न भागों में अनेक नवीन स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। ठीक है, और अब हम लोग उन नवीन स्वतंत्र राज्यों के विषय में जानेंगे कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण राज्य थे और किस प्रकार उन्होंने शासन प्रशासन का संचालन किया और उनके द्वारा भारत की राजनीति में क्या क्या योगदान दिया गया। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद
संस्थापक निजामुल मुल्क, जिसे चिनकिलिच खां के नाम से भी जानते हैं। समय 1724। ठीक है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था वो निजामुल मुल्क था जी। उसे चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है। उसने 1724 में दक्कन के मुगल सूबेदार मुबारिज खान को सकूर खेरा के युद्ध में पराजित किया। मुबारिज खान सकूर खेरा के युद्ध में पराजित किया। ठीक है। और मुबारिज खान को पराजित कर उसने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो हैदराबाद के नाम से चर्चित हुआ। हैदराबाद ही इसकी राजधानी थी। और उस समय भारत का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। उसने भी निजामुल मुल्क के दक्कन पर उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया। ठीक है। अब आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक संस्थापक सादुल्ला खां। ठीक है। कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादुल्ला खां के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी थी आरकाट। राजधानी आरकाट। कर्नाटक की राजधानी आरकाट। ये वही कर्नाटक है जहां पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ हुआ और अंततः वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में तब्दील हो गया। और सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों ने कर्नाटक पर ही अपना प्रभाव स्थापित किया था। ठीक है। यद्यपि अंग्रेजों ने बाद में बंगाल पर अपने राजनीतिक प्रभाव की स्थापना की थी, लेकिन वास्तव में यूरोपीय कंपनियों का प्रारंभिक क्रीड़ा स्थल कर्नाटक ही था। अब आते हैं रुहेलखंड। रुहेलखंड अभी जो है रुहेलखंड वो फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। फर्रुखाबाद यूपी में है जी। फर्रुखाबाद। और रुहेलखंड के स्वतंत्र सत्ता की स्थापना जो किया गया था वो वीर दाऊद के द्वारा। वीर दाऊद। रुहेलखंड के स्वतंत्र सत्ता की स्थापना वीर दाऊद के द्वारा किया गया था। यह बंगस पठान, ये बंगस पठान कहे जाते थे। ठीक है। अब आते हैं नया जो अगला क्षत्रिय राज्य था वो था अवध। अवध सबसे पहले जान लीजिए अवध का इलाका क्षेत्र कौन था। तो अवध का जो क्षेत्र था वो पश्चिम में कन्नौज। अभी कन्नौज उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा। पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा तक का इलाका अवध रियासत के नाम से जाना जाता था। और इसका संस्थापक था शहादत खां। शहादत खां।
शहादत खां को बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वही अवध रियासत है जिसके संरक्षण में लखनवी संस्कृति का विकास हुआ। लखनऊ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का विकास इसी अवध रियासत के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो शहादत खां के बाद बना सफदरजंग। सफदरजंग ने पटना पर अधिकार कर लिया था। अवध का नवाब सफदरजंग ने पटना पे अधिकार किया था। ठीक है, 1742 में इसने पटना पर विजय प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद बना शुजा-उद-दौला। सफदरजंग के बाद शुजा-उद-दौला। बक्सर के युद्ध में भाग लिया। शुजा-उद-दौला जो था उसने बक्सर के युद्ध में बाद शुजा-उद-दौला के बाद बना आशफ-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के बाद नया नवाब बना आशफ-उद-दौला। इसने क्या किया तो लखनऊ को राजधानी बनाया। और इसी के शासनकाल में लखनवी संस्कृति का बहुत ज्यादा, यानी यूं कहिए कि लखनऊ संस्कृति की जो विरासत है वास्तव में इसी के शासनकाल में विकसित हुआ था। ठीक है, अब आते हैं, एक चीज गौर कीजिएगा, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक। अवध के रियासत के अंतिम शासक का नाम था वाजिद अली शाह। इस पर आगे चर्चा भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये था अवध। अब आते हैं राजपूत रियासत। अवध के बाद राजपूत रियासत, राजपूत राज। तो 18वीं सदी का सबसे प्रमुख 18वीं सदी का सबसे प्रमुख राजपूत राज्य कौन था? तो 18वीं सदी में ऐसे तो बहुत सी राजपूत रियासतों का अस्तित्व था, लेकिन सबसे प्रमुख जो था वो था आमेर का राजा जय सिंह। सबसे प्रमुख आमेर का राजा जय सिंह। आमेर का राजा जय सिंह। जय सिंह एक महान विद्वान, वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, वास्तुकार के नाम से इतिहास में इसे जाना जाता है। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य क्या था? जयपुर शहर की स्थापना। जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण कार्य था, मथुरा, उज्जैन, जयपुर और दिल्ली में वेधशाला की स्थापना। मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली में वेधशाला। जय सिंह ने मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर 4 शहरों में वेधशाला की स्थापना की थी ताकि एक खगोलीय घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त किया जा सके। ठीक है, एक अन्य कार्य जीज मोहम्मद शाही नामक सारनियों का एक खगोलीय सेट तैयार करवाया। जीज मोहम्मद शाही की रचना। जीज मोहम्मद शाही
जो था वो खगोलीय गणना करने के लिए सारणियों का एक सेट था, जिसकी रचना जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब आते हैं अगला, जाट राज। इसको भरतपुर रियासत के नाम से भी जानते हैं। भरतपुर रियासत क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में भरतपुर रियासत की स्थापना जाटों के द्वारा किया गया था और इसके संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह। ठीक है, चूड़ामन एवं बदन सिंह जाट रियासत के संस्थापक थे। सूरजमल, जाट शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। ठीक है, जाट शासक सूरजमल को उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और योग्यता के कारण जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। तो ये था जाट राज्य के विषय में जानकारी। अब आते हैं जो अन्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है बंगाल पर अंग्रेजी विजय। आप लोग ध्यान से देखिएगा, नया जो टॉपिक है वो है बंगाल पर ब्रिटिश विजय। बंगाल ही वो पहला भारतीय क्षेत्र था जहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग गौर कीजिएगा इस पर। तो सबसे पहले बंगाल कहने का मतलब क्या है, तो क्षेत्र देखिए बंगाल का, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार, उड़ीसा। ये बंगाल रियासत का क्षेत्र है जिसमें उस समय बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो वर्तमान क्षेत्र है उस समय सम्मिलित रूप से बंगाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी बात, मुगल प्रभुता से स्वतंत्र होने वाला पहला प्रांत, साथ ही साथ अंग्रेजी नियंत्रण में आने वाला पहला भारतीय प्रांत। गौर कीजिएगा आप लोग कि मुगलों के खिलाफ जब भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो रही थी, तो बंगाल पहला सूबा था, पहला प्रांत था जिसने एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। लेकिन साथ ही साथ यह भारत का पहला प्रांत भी था जिस पर अंग्रेजों ने सबसे पहले नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अब आइए,
बंगाल के स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक। मुर्शिद कुली खां कौन था? (1722) ठीक है। मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के समय में बंगाल का सूबेदार था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात सूबेदार और दीवानी दोनों कार्य को इसे सौंप दिया गया, लेकिन केंद्र की स्थिति को कमजोर देखते हुए इसने बंगाल के स्वतंत्र सत्ता की तरह स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया और मुर्शिद कुली खां को ही हम बंगाल के स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक भी कहते हैं। 1722 में इसने बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। राजधानी मुर्शिदाबाद, इसने अपनी राजधानी कहां बनाया? मुर्शिदाबाद। नए कुलीन वर्ग का गठन। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में एक नए कुलीन वर्ग का गठन किया, अर्थात इसे बंगाल में एक नए कुलीन वर्ग का सृजनकर्ता भी कहा जाता है। अगला, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत। इसने बंगाल में कृषि व्यवस्था के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। ठीक है, आप लोग नोट कीजिएगा तो नोट कर सकते हैं बोर्ड पे। इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नया शासक जो हुआ उसका नाम था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन 1726 से 1739 तक बंगाल का नवाब रहा। यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था। ठीक है, और मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी भी हुआ। इसने अपने शासनकाल में 1733 बिहार पर विजय। मुर्शिद कुली खां ने अपने शासनकाल में बिहार पर विजय प्राप्त किया और बिहार को जीतने के पश्चात इसने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया। अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया। अब आते हैं सरफराज। नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए आप लोग। सरफराज (1739 से 40). शुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र सरफराज नया नवाब बना। इतना ठीक। शुजाउद्दीन का पुत्र, लेकिन बहुत जल्दी बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। 10 मार्च 1740 गिरिया के युद्ध। गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने पराजित कर मार डाला। याद रखिएगा आप लोग, 1740 में गिरिया के युद्ध में बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां ने सरफराज को पराजित कर मार डाला और स्वयं बंगाल का नया नवाब बना।
अलीवर्दी खां को उसके इस कार्य में जो सहायता मिला था वो अर्थात उसके प्रमुख सहयोगी जो थे उनका नाम था हाजी अहमद और जगत सेठ। अलीवर्दी खां के सहयोगी हाजी अहमद एवं जगत सेठ। देखिए, इतिहासकारों ने अलीवर्दी खां द्वारा बंगाल के सत्ता हरण को एक तरह से बंगाल की प्रथम क्रांति की संज्ञा दी है। उन्होंने इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा है जब शासक के विरुद्ध एक विद्रोह होता है और विद्रोह करके सत्ता से उस शासक को अपदस्थ कर दिया जाता है। और अलीवर्दी खां बंगाल के प्रथम क्रांति का नायक था। कहा जाता है कि ठीक है, अब आते हैं आपको अलीवर्दी खां 1740 से 1756। सत्रह सौ 1756। गौर कीजिएगा, यह बंगाल का अंतिम योग्य नवाब था। अंतिम योग्य शासक कहां का? बंगाल का। ये बंगाल का अंतिम योग्य शासक था। ठीक है, इसके शासनकाल में बंगाल पर मराठों का आक्रमण होता है और अलीवर्दी खां को मजबूरन उड़ीसा का प्रांत मराठों को देना पड़ता है। 1751 मराठा सरदार रघुजी को उड़ीसा का प्रांत सौंपा। मराठा सरदार रघुजी भोसले बंगाल पर आक्रमण करता है और अलीवर्दी खां को उड़ीसा का प्रांत मराठों को देने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात ही बंगाल में अंग्रेजों के दबदबे की शुरुआत भी होती है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है अलीवर्दी खां का। आप लोग गौर कीजिएगा कि अलीवर्दी खां ने, कहा जाता है कि अलीवर्दी खां ने समय रहते हुए यूरोपीय कंपनियों विशेषकर अंग्रेजों को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो इस पर अलीवर्दी खां ने कहा था कि अंग्रेज जो हैं वो वास्तव में मधुमक्खी की तरह है कि यदि इनको छेड़ा ना जाए, यानी इनको यदि आप डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा तो ये शहद देंगी और यदि इनको छेड़ा गया तो ये काट काट कर आपको मार डालेगी। कहने का मतलब है कि यूरोपीय कंपनियों को व्यापार करने से क्षेत्रीय राज्यों को बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त होता है और यह राजस्व क्षेत्रीय राज्यों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। अतः हम यूरोपीय कंपनियों को अपने यहाँ से बाहर नहीं कर सकते। हाँ, उनको नियंत्रित अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात यूरोपीय कंपनी विशेषकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया। तो ये था। अब इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद जो नया नवाब बनता है वो है सिराजुद्दौला। एक मिनट।